कहाँ के रहने वाले? दौसा। दौसा। अच्छा। स्कूलिंग भी दौसा से ही? यस सर, मेरी स्कूली शिक्षा दौसा से ही। और कॉलेज? कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन NIT पूर्णचंद्र से किया है, इन विच ब्रांच? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसमें NIT उसका क्या IIT गुवाहाटी है, उसमें क्या लिखा हुआ है आपका? सर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था जिसके थ्रू मैं ONGC में सेलेक्ट हुआ था, वो IIT गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाया था। IIT गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाया था एज एन एंट्रेंस एग्जाम? यस सर, गेट का एग्ज़ाम सभी IITs ईयर बाय ईयर करवाती हैं, सभी जो पुरानी IITs हैं अच्छा। वो चेंज हो करता है कि अलग अलग IIT करवाती हैं, तो 4 को IIT गुवाहाटी में करवाया। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? सर इंडियन वेलफेयर स्टेट की पूरी पे काम करता है। वेलफेयर स्टेट, एज ए वेलफेयर स्टेट ही काम करता है, जी सर। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? लॉ एंड ऑर्डर की एडिशनल गवर्नमेंट है। तो ये भी इसका जी सर। बेसिक्स होंगे इसके भी। ये भी किस, मैंने कहा आप पूछा है कि किस बेसिक्स पर काम करता है? समझ नहीं पाया। अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है यस सर। वो कौन से बेसिक्स हैं उन पर काम करता है? सर एक तो जो बेसिक्स है कि सबसे कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे काम करता है, इसके अलावा वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जिनको इसके अलावा सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को मेंटेन करते हुए। ठीक है। तो इसको जो मेन जो वर्किंग है, डायरेक्शंस हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। सर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहाँ से लेते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सर जो डिसीजंस की जो उनको पावर मिली है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली है और पार्लियामेंट के थ्रू उनको पावर मिली है। बेसिकली वो जो लेते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। जी सर, मतलब अल्टीमेटली पब्लिक के थ्रू ही वो पीपल ऑफ इंडिया, जैसा कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से गवर्न होता है भाई, ये इस तरह से करो आप? सर आर्टिकल 74 और 75 है। आर्टिकल 75 में क्लियरली मेंशन है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पार्लियामेंट के, लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट के जो है उसकी रिस्पॉन्सिबल तो रहेंगे, जी सर। पर क्या उससे बाहर भी जाके कोई निर्णय कर सकते हैं क्या? नहीं सर, अगर ऐसा कोई निर्णय जो संविधान के सम्मत नहीं है तो उसको जुडिशरी के थ्रू जाके उसको जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये तो ठीक है, कर सकते हैं। मेरा जो पूछने का जो तात्पर्य है कि कुछ एक गाइडलाइंस हैं, जो गाइडलाइन हैं वो एग्जीक्यूटिव में शामिल हैं या लेजिस्लेटिव शामिल हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ता है या उनको देखना पड़ता है। तो ये शुड कीप इट इन आवर माइंड ऑलवेज। सर फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए कंडक्ट रूल्स होते हैं, सर्विस के रूल्स, ऑल इंडिया सर्विसेज के कंडक्ट रूल और सर्विस रूल्स होते हैं। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके लिए भी डिफरेंट लॉ है, जैसे RP है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके अंतर्गत उनके लिए कुछ सिद्धांत, कुछ रूल जो उनके लिए डिसाइड करेंगे उनके अंदर ही उनको काम करना पड़ता है। नहीं ठीक है, DPSP तो है ना, जी सर। तो
40 DPSP क्या कहता है? DPSP सर पंचायत की राज्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिए स्टेट शुड एंडेवर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो DPSP डायरेक्शंस सीख करता है। DPSP सर गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट इसको चलाना चाहिए। नहीं, क्या हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जी सर। उनको भी गवर्न करना चाहिए क्या उनको? जी सर, प्रशासनिक अधिकारी को अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कुछ डिसीजन मेकिंग में इशू है तो DPSP को फॉलो करके अपने डिसीजन वो बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें 31C है, जी सर। क्या पोजीशन है उसकी? 31C जो आर्टिकल है अभी 31C के में ये कंडीशन रखी गई थी कि आर्टिकल 39B एंड C जहाँ भी आएंगे तो उस केस में DPSP फंडामेंटल राइट्स को ओवररूल कर देंगे। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने कुछ 44th अमेंडमेंट के 42nd अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने सभी DPSP को फंडामेंटल राइट्स को ओवररूल करने के लिए ऐसा सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि कोई भी DPSP को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको फंडामेंटल राइट के बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता। लेकिन बाद में मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो बनाए रखी और उसमें बोला कि 31C ओनली इन केस 31C में जो 39B और C आर्टिकल आएगा उस केस में ही बस DPSP को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी, वरना फंडामेंटल राइट्स हैं और DPSP दोनों को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है जी सर। इसके बारे में बताएं। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भारत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। जो सिविल कोड्स होते हैं सर उसमें हिंदू समाज के लिए हिंदू और उसमें इंक्लूडेड जैन सिख बौद्ध उनके लिए हिंदू कोड बिल 1956 में ही आ गया था। इसके अलावा कुछ और अदर सोसाइटीज़ के लिए अभी तक कोई सिविल कोड बना नहीं है और जो सिविल लॉ है वो सभी सोसाइटी सभी कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट है, सभी रिलीजियंस के लिए, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और इस केस में कुछ केसेज में महिलाओं के साथ सभी यूनिफॉर्म कोड्स जो सभी पर्सनल लॉ हैं उसमें महिलाओं के साथ कुछ जगह डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, उसमें डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं या डाइवोर्स के इशूज़ हैं, उसमें कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं काफ़ी सारी। तो उन सबको क्लियर करने के लिए और एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं। आपके हिसाब से क्या है, वर्थवाइल है या फिर इसमें कमेंट्स क्या हैं? सर प्रेजेंट कंडीशन में भी अगर हम देखें तो मोस्टली जो हमारे सिविल लॉज हैं वो यूनिफॉर्म ही है। अगर हम सिर्फ पर्सनल लॉज को देखें जो फैमिली मैटर्स हैं उसके अलावा और हमारे सिविल लॉज है जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ और वो सब है वो सब तो यूनिफॉर्म ही है। और जो फैमिली लॉज भी हैं उसमें भी काफ़ी हद तक हमारी जो है यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है कुछ केसेस को छोड़ के। जैसे अडॉप्शन और मैरिज के केसेस, अडॉप्शन के केसेज हैं उसके लिए भी कुछ काफ़ी सिमिलरिटीज आ गई हैं। और इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई आदमी अडॉप्शन के केसेस पे सिमिलरिटीज आ गई है। कुछ केसेज मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में क्या है अडॉप्शन राइट्स? सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं कर पा रहा। आज का अखबार पढ़ा था आपने? जी सर दैनिक भास्कर पढ़ा था। आज के अखबार में UCC को लेकर के कोई बात आई है? सॉरी सर पार्लियामेंट में बिल आने वाला है? सर अभी उसकी बस कुछ कंफर्म नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पेशल सेशन बुलाया है तो किसके लिए बुलाया उसके बारे में कुछ सर अखबार में तो अभी नहीं था। 20 से 22 तारीख आने में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाया था। सर आज के पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं है।
अभी जस्ट अभी दोपहर में मैंने खबर वो न्यूज़ पढ़ा था, वो कुछ हाँ, वन नेशन वन कोई- इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई कमेटी जरूर कोई बनाया है। related- हाँ जी। अच्छा, ये जो हमारे जो जो साइंस स्टूडेंट रहे हो आप लोग, Yes, sir. हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है Yes, sir. उसमें WBCs हैं, तो ये WBCs इंक्रीज कब होती हैं और डिक्रीज कब होती हैं? WBCs कोई भी अगर कोई फॉरेन एलिमेंट आता है तो उसके लिए इम्यूनिटी के लिए WBCs उसको उससे फाइट करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी में। फैगोसाइट्स भी बोला जाता है। इंक्रीज सॉरी मुझे आइडिया नहीं आजकल कैंसर बहुत चल रहा है, है। जी सर। क्या होता है कैंसर में, ये थोड़ा देख। कैंसर में सर सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है। WBCs में व्हाट हैपेंस इन WBCs केस ऑफ कैंसर? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की है। अभी जो ये रोवर है और जो प्रज्ञान है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई कंट्रीब्यूशन है? सर उसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उसके लिए और बैटरी लगी हुई है उसको चलाने के लिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के डोमेन में ही आते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेन मतलब आपको यदि उसका दिया जाए तो आप अपने उस हिसाब से क्या रिलेटेड करेंगे उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से? सर उसका जो मेन जो रिलेटेड है तो उसका तो सबसे इम्पोर्टेंट तो उसमें सोलर पैनल और जो बैटरी का सिस्टम है पावर का उसका जो वो सबसे मेन उसमें इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स हैं दोनों में। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। सोलर पावर का, सोलर पैनल और बैटरी सोलर पैनल, एंड बैटरी। इसका जो सोलर पैनल है उसका मेन एलिमेंट है वो कौन से मेटल का है? सेमीकंडक्टर प्लस सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहाँ कोई चांसेस हैं राजस्थान में सर सोलर पावर के इसके माइनिंग के, इसका जो मटेरियल का? चल अभी सपोज करो कि आपको सब डिवीजन का जो हेड है, जी सर। एज हेड उसको अपॉइंट कर दिया गया, तो आप फेमिन को कैसे मैनेज करोगे? फैमान के केस में सबसे पहले तो हम जो PDS सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। कौन सा? PDS सिस्टम भुखमरी की बात करते हैं फैमान। हाँ हाँ फेमिन। हाँ जी सर। तो सर फैमिन के केस में सबसे पहले तो सभी को ग्रेन का अवेलेबिलिटी करवाना, फूड का अवेलेबिलिटी कराना हमारा इम्पोर्टेंट काम रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो PDS सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चालू करके सभी के लिए ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी है उसको हम सी और करेंगे, उसको सुपरवाइज करेंगे कि सबको ग्रेन की और अदर फूड की अवेलेबिलिटी हो रही है। उसके अलावा वाटर की या और जो भी स्कैरिसिटी है उसके रिगार्डिंग हम काम नहीं, करेंगे। आप PDS सिस्टम भी कह रहे थे, ऑलरेडी एग्जिस्ट जी सर। एंड गुड PDS सिस्टम यस सर। इन राजस्थान, यस सर। तो आप क्या करोगे? तो PDS सिस्टम में सर अगर कुछ फेमाइन का केस है तो उसमें गवर्नमेंट को हम कुछ रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं कि यहाँ पे इसको इंक्रीज करने की जरूरत है स्पेशल केस में, तो आगे इसको रिपोर्ट बना के ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है अमाउंट ऑफ ग्रेन्स है तो। और क्या स्टेप करेंगे आप? अगर लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम किया जाएगा जो नरेगा चल रहा है वो? जी सर।
नरेगा आप अब वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर इसके अलावा सर जो लोकल लेवल पे जो पशु और कैटल्स हैं, कैटल्स और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे कुछ योजनाएं जो हैं उनको ही इम्प्लीमेंट करा जाएगा बेटर तरीके से। ऐसी कौन सी योजना है? जी सर। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं? डेयरी प्रोडक्शन सर एक तो गोपालन विभाग की 2 स्कीमें हैं, तो सर मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अभी गैस सिलेंडर में 500 रुपीज़ का सब्सिडी देती है, फ्री मोबाइल सर्विसेज देती है, राशन का सामान दे रही है। इन सब स्कीम्स को लेकर के फ्री बायस पे और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पर क्या विचार है? सर मुझे लगता है कि ये सर्विसेज गवर्नमेंट को जो जैसे फ्री मोबाइल की सर्विसेज है वो डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, और जो आपने और भी जो सर्विसेज बताई है कुछ हद तक लोगों का सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करने के लिए तो बेटर रहती है, लेकिन उससे जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है स्टेट की इकोनॉमी पे वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी जो सर्विसेज हैं उनको लिमिटेड वे में और टारगेटेड वे पे कुछ ही सिर्फ लोगों जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको ही ऐसी सर्विसेज देनी चाहिए, सभी को ये सर्विसेज नहीं आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है? सर मुझे लगता है कि टारगेटेड बेनिफिशियरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हर किसी को नहीं देना चाहिए, बहुत कम लोगों को ये देना चाहिए। यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यूसीसी आना चाहिए। आना चाहिए। जी सर, क्यों? क्योंकि सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन पहले से लिखी हुई है कि जब भी कंडीशंस फिजिबल होंगी इसके लिए तो यूसीसी अभी फिजिबल कैसे होगा? एक तो सर अभी नू वाला केस सुना? जी सर। फिजिबल लगती है? सर नुह वाला केस सर हमें उसके लिए जो सारे सभी जितने भी समाज हैं, सभी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, उनको एक बार उसको विश्वास में लेना पड़ेगा, इसके लिए गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए। पड़ेगा? जी सर। अभी विश्वास में नहीं है ना? अभी तो सर थोड़ा तो डिस्कस करो। टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यही सिचुएशन थी, सभी विश्वास में नहीं थे, क्यों तब डीपीएसपी में डाला गया यूसीसी? सर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कंडीशंस ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि देश उस टाइम आज़ाद हुआ था, पार्टीशन के टाइम पे बहुत लाखों लोग मरे थे, तो एक गवर्नमेंट चाहती थी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है स्पेशली उसको ऐसा ना लगे कि हम इंडिया में रहें तो हमारे साथ कुछ हमारे रिलीज मैटर्स में इंटरफेरेंस किया जा रहा है, तो इसलिए उस टाइम पे ये बात तो आज भी वो सेम एज इट इज वे में कह रहे हैं। सर अभी कंडीशन चेंज हो गई है, अभी सिर्फ कुछ लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उनको भड़काया जा रहा है, वरना तो अभी कंडीशंस काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। वो एक स्पेशल केस था, वो स्टेट नया गवर्नमेंट फेवर में है यूसीसी? सर स्टेट गवर्नमेंट कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज है वो तो विरोध कर रही है। राजस्थान गवर्नमेंट? राजस्थान गवर्नमेंट भी उसको विरोध कर रही है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? राजस्थान गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो वो काम करोगे आप? सर अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना देती है तो उसको फॉलो करना एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो मेरी ड्यूटी है, लेकिन जब तक लॉ पास नहीं हुआ है तो मैं अपने इंडिपेंडेंट विचार जो मेरे हैं वो मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी जब फील्ड में काम करूँगा तो जो भी गवर्नमेंट के रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। अभी एक हेरिटेज रिवर फ्रंट बना है राजस्थान में, इंडिया का पहला। कोटा में सकता हूँ। क्या खास बात है हेरिटेज रिवर फ्रंट जो हेरिटेज और पहला है? सर उसमें हमारी जो संस्कृति है उसको दिखाया गया, राजस्थान की संस्कृति को, और नहीं है और से मुझे ज़्यादा पता लोक देवता राजस्थान के, उन्हें लोक देवता ही क्यों कहा गया? लोक देवता इसलिए कहा गया कि जो लोकल जनता है वही उनको पूछती है बस। सिर्फ लेक देवता लोक कहानियों से बने सर, एक तो जो देवता है जैसे हिंदू समाज में जो देवता है वो हमारे ग्रंथों में या वेदों में मेंशन्ड है, तो उसके हिसाब से उनको पूजा जाता है। लेकिन जो राजस्थान के लोक देवता है जैसे पापू जी, तेजा जी और ये सब, वो कुछ महान पुरुष हुए थे, उनको उन्होंने ऐसे कुछ एक्ट्स किए उनकी लाइफ में जो बाद में उनको पूजा जाने लगा। किसे मतलब जी सर, जैसे तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी,
और जैसे रामदेव जी थे, उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए कुछ काम किए थे। और वो सभी संत थे जो उनको बाद में उनको कुछ चमत्कार, उनको ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने कुछ चमत्कार भी दिखाया, तो उनको बाद में लोग उनका पूजा करने लगे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है, इसका वर्षा से कोई संबंध है? राजस्थान की वर्षा कम ज़्यादा होने से? जी सर, अगर अरावली पर्वतमाला के ईस्टर्न साइड में राजस्थान में ज़्यादा वर्षा होती है कंपेयर टू वेस्टर्न साइड में। क्यों? तो सर अरावली पर्वतमाला जो क्लाउड्स हैं उनको कुछ हद तक रोक के उस साइड में बारिश करवा देते हैं। डाइवर्ट करते जी सर, हैं, रोकते हैं। हाँ जी सर, कुछ हद तक वो रोकते हैं, लेकिन अरावली की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं रोक पाते। साउथर्न राजस्थान में अरावली की हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। एथिक्स और मोरल में क्या डिफरेंस है? सर एथिक्स और मोरल लगभग सिनोनिम है, लेकिन एथिक्स को प्रोफेशनल या फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है, मोरल को हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल? एथिक्स जैसे सर कोड ऑफ एथिक्स एक सिविल सर्वेंट के लिए होता है, कि किसी भी चीज़ को करना आपको इंटीग्रिटी से करना है, या आपको ऑफिस टाइम पे आना है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब? इंटीग्रिटी सर ऑनेस्टी, टॉप लेवल की ऑनेस्टी ऑनेस्टी। कहते हैं, इंटीग्रिटी कौन है? सर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में थोड़ा अंतर यह है कि ऑनेस्टी तो आपको ऐसा दिखाना है कि जो बाय रूल आप जो काम कर रहे हैं उसके बाहर जाके आप काम नहीं कर रहे, वो ऑनेस्टी होता है। लेकिन इंटीग्रिटी मतलब वो चीज़ अगर बाय रूल आप उसको कर सकते हो, लेकिन आप जानते हो कि ये मॉरली रॉन्ग है, तो भी आप उस चीज़ को नहीं करते। आपको रूल्स अलाउ करते हैं, फिर भी आप वो काम को, आपकी कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करते उस चीज़ के लिए, तो भी आपको काम नहीं करते। मॉरल कॉन्शियस से रिलेटेड है? जी सर, बोल सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? जी सर, मॉरल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स एन कॉन्शियस एक्ट। जी सर, बोल सकते हैं, कॉन्शियस से रिलेटेड है। और एथिक्स? एथिक्स सर ये फॉर्मल वे में यूज किया जाता है, फॉर्मल एक्ट्स के लिए। और बाकी को इनफॉर्मल? जी सर, मॉरलिटी को इनफॉर्मल वे में ज़्यादा यूज किया जाता है। हमारे शब्द लिया गया है सिलेबस में? जी सर, सिलेबस के अंदर है ना, मॉरल्स, वैल्यूज, जी सर, इंटीग्रिटी, एथिक्स। तो फॉर्मल है तभी तो है, इनफॉर्मल होता तो सिलेबस का पार्ट कैसे होता? सर एथिक्स और मॉरलिटी लगभग सेम है उनको, लेकिन जो यूज करने का वो है, वो जैसा कि सर एथिक्स में कोड ऑफ एथिक्स होता है सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंग टू उसका कोड एथिक्स में एक चीज़ है कि आप टाइम पे आना चाहिए, पंक्चुअल है आप। मॉरलिटी में आपको कंपनसेट होना है, कंपेशन दिखाना है किसी के लिए, तो वो आपको आपके आइडियल पर्सन कौन है? सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्यों? क्योंकि सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर एक तो बहुत इंटीग्रिटी उन्होंने पूरी लाइफ में शो की, इसके अलावा वो डेडिकेटली काम किया उन्होंने, एंड वो एक हम्बल पर्सन थे काफी। इंटीग्रिटी, डेडिकेशन एंड हम्बलनेस, these three things make him Great special, person. Yes, great sir. person, and that's why you are inspired. आपको जो पढ़ाते थे NIT में, उनमें कोई ऐसा किसी भी नहीं थे ऐसे जिसे आप बच्चों- आइडियल मान सकें? सर मैं वास्तव में कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में या उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता था नहीं हमें, तो भी सिर्फ उनके Personal साथ life के बारे में कलाम की तो- पर्सनल लाइफ के बारे में बता। काफ़ी हद तक सर पता है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर रहे हैं, उनके बारे में कुछ उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उनके बारे में बुक भी लिखी गई है। तो उन्होंने ही लिखी किताबें हैं? सर और कुछ अदर पर्सन ने भी उनकी कुछ बायोग्राफी लिखी है, और उनको ऑब्जर्व किया गया कि वो देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे थे, उससे पहले वो एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट रहे थे, और फिर देश के प्रेसिडेंट भी रहे थे, तो उनकी लाइफ को काफ़ी कवर किया गया है मीडिया में और सभी लोगों ने, तो उनकी लाइफ के बारे में हमें काफ़ी हद तक एक न्यूट्रल व्यू मिल जाता है बाहर से। और जिनके साथ आप 5 साल रहे, उनकी लाइफ के बारे में आपको पता नहीं? सर कॉलेज के प्रोफेसर के साथ हमें इतना इंटरेक्शन होने को नहीं मिलता है ज़्यादा। पढ़ाई में कॉलेज के प्रोफेसर से ही तो इंटरेक्शन होता है, और होता किससे? तो सर कॉलेज के प्रिंसिपल साल में हो सकता है कि किसी मोस्टली प्रोफेसर की 4 साल में एक बार कोई क्लास आती है, ज़्यादातर प्रोफेसर की, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता, 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर तक मैक्सिमम और क्लास आती कुछ प्रोफेसर? है। 2 सेमेस्टर ज़्यादातर किसी की भी नहीं आती है मोस्टली कॉलेज में। अच्छा, हाँ, इट मीन्स कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रोफेसर को नहीं जानता?
नहीं सर, जानते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, उनका भी उनसे भी मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं एक आइडियल पर्सन मुझे चुनना हो तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को चुनूंगा। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड बोला फाइनेंशियल बर्डन, जी सर। क्या मतलब है फाइनेंशियल बर्डन? जी सर, जो गवर्नमेंट जो सोशल स्कीम चला रही है या फ्रीबीज देने बोला जा रहा है, तो उससे जो स्टेट की जीडीपी है या स्टेट के जो बजट है उसका एक बड़ा पोर्शन फ्रीबीज को ही सप्लाई करने में चला जाएगा। तो जो रेवेन्यू के खर्चे हैं, जो रिकरेंट जो खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएगी। नहीं तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को सर फ्रीबीज को एक लिमिट में ही रखना चाहिए। नहीं, वो तो गवर्नमेंट है डिसाइडेड यस सर। कि हमें ये करना है, जी सर। कर दिया उन्होंने। अब इम्पैक्ट को कहाँ से मीट आउट करेंगे, क्या करेंगे? सर रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ाएंगे। फिजिकल डेफिसिट का नाम सुना है? हाँ जी सर। हाँ, क्या है फिजिकल डेफिसिट जो इससे? गवर्नमेंट, फिजिकल डेफिसिट पे क्या फर्क पड़ेगा? फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा सर उससे। कितना रहना चाहिए? फिजिकल एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग तो सर 3% के अंदर रहना चाहिए फिजिकल डेफिसिट। तो 3% तो बहुत FRBM की फुल फॉर्म है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट कौन सी ईयर में? 2003 में, फाइनेंशियल क्राइसिस कब आया? 1991 में, लिबरलाइजेशन अभी आया था 99 और एक्ट आया 2023 3 में। 3 में। क्यों? अच्छा, आपने एक सोसाइटी का जिक्र किया है, तो सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में होता है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है सर, स्टेट के एक्ट होता है, अलग अलग स्टेट्स के एक्ट होते हैं। जिसमें जो अब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, कौन से एक्ट में हुआ? रजिस्ट्रेशन एक्ट कब का है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कुछ कोई है उसके बारे में नॉलेज? सर जब तक मैं इस ग्रुप में था तब तक वो रजिस्टर्ड हो नहीं पाया था, वो इन प्रोग्रेस था वो जो ग्रुप था। The society was not registered at that time. यस सर। You are was an informal group. और एनी अदर हॉबीज वगैरह ऐसा कुछ? मैं टेबल टेनिस ही खेलता हूँ, उसके अलावा और कुछ मेरे इंटरेस्ट हैं वो मैं मेंशन नहीं किया है इसमें। टेबल टेनिस में कहीं आपने कोई स्टेट लेवल पे या कुछ ऐसा पार्टिसिपेट किया है या फिर कॉलेज लेवल पर ही जी सर, नहीं किया। है? मैं प्लांट लेवल पे पार्टिसिपेट किया है बस, लोकल लेवल पे। कौन है इनके इस समय जी सर। वर्ल्ड चैंपियन चैंपियन? फाजदम, है जी? फाजदम सर, फाजदम। महिलाओं को भी? ये जो इसकी जो बॉल होती है किस मटेरियल की बनी होती है? पॉलीमर की बना। इम्पैक्ट जो आता है वो पॉलीमर में किस तरह से लेते हैं उसको? इम्पैक्ट है हाँ जी उसको मेजर करने का जो मेथड है बताएं उसकी बॉल। सर, बॉल को ड्रॉप किया जाता है एक हाइट से, इसमें 22 इंच से उसको, सॉरी 16 इंच से सर उसको ड्रॉप किया जाता है, और उसके बाद जो बॉल है वो 22 से 24 सेंटीमीटर तक उसका बाउंस होना चाहिए सरफेस से जाने के बाद। व्हाट साइड ऑफ नेट? जी सर। नेट की हाइट क्या होती है इसमें? नेट की हाइट 6 इंच होती है टेबल के ऊपर ये से। जो इंच है जी सर। क्या इंडियन सिस्टम है क्या? इंच का सर, जी सर ये ब्रिटिश सिस्टम है सर, फीट और इंच का जो सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश के अलावा और कहीं नहीं चलता? यूज तो हम इंडिया में भी कर लेते हैं, लेकिन कौन सा सिस्टम में मेजर करते हैं इंच में? ये फुट पाउंड वाला जो सिस्टम है।
मेजरमेंट के लिए फुट, लेंथ के लिए फीट और इंच यूज़ किया जाता है, वेट के लिए पाउंड यूज़ किया जाता है, और टाइम के लिए सेकंड यूज़ किया जाता है। कौन सा सिस्टम कौन सा करें? सिस्टम और अपने इंडिया का इंडिया में सर हमारा ये मीटर में यूज़ किया जाता है, MKS सिस्टम शायद। सेंटीमीटर में भी होगा, 10 जी सर, सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर जो स्टैंडर्ड है उसको मीटर सेंटीमीटर में लेंथ के लिए, और वजन के लिए हम ग्राम किलोग्राम वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड। जनरली कितने सिस्टम है मेजरमेंट के? सर मेन जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड सिस्टम है वो तो ये मीटर और किलोग्राम वाला सिस्टम ही है, दूसरा ये फुट पाउंड वाला सिस्टम है, ये दो ही मेजर सिस्टम है। ऐसा ही सिस्टम का नाम सुना है? जी सर, क्या होता है? ये सर ये मीटर और किलोग्राम में यूज़ करते हैं, वही ऐसा ही सिस्टम वाला। और फिर आप कहाँ अपनी सर्विस में हैं? सर ONGC में। ओएनजीसी में कोई सीओ भी है क्या? सॉरी सर, सीओ ओएनजीसी के कोई है क्या? जैसे CEO MD है सर, CMD एंड CEO दो दोनों एक ही व्यक्ति जी हैं। सर। कौन है? अरुण कुमार सिंह। उनका प्रोफेशन क्या प्रोफाइल है उनकी? जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो वो सर HR से है। वो HR जी सर। तो जिस व्यक्ति को पूरी ओएनजीसी को मैनेज करना है तो वहाँ पर HR वाले व्यक्ति को लगाया, किसी टेक्निकल को भी लगाया, जी सर। मैनेजमेंट वाले व्यक्ति को क्यों लगाया? सर क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाना है तो उसको मेन इंपॉर्टेंट काम है उसको मैनेज करना ही होता है, तो जो व्यक्ति अच्छे से मैन पावर को मैनेज कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, वो किसी भी कंपनी को चला सकता है। तो अरुण कुमार सिंह जी से जो पहले थे जी सर। वो तो HR वाले नहीं थे, जी सर, नहीं। वो तो आपके माइनिंग वाले थे, जी सर, तो एक्सप्लोरेशन। फिर उनको क्यों चुना था? तो ऐसा क्या है कि सर गवर्नमेंट जब भी कोई CMD या डायरेक्टर को फाइंड करती है तो एक कमेटी बना के कुछ लोगों का इंटरव्यू लेती है, तो उन्हें जो बेटर सुटेबल कैंडिडेट लगते हैं उनको सेलेक्ट करती है। ऐसा उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट। ये जो पोस्ट है ये गवर्नमेंट नॉमिनेटेड पोस्ट है, जी सर। ना कि उसकी क्वालिफिकेशन से या उसके एक्सपीरियंस से बनी जाएगी, ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं सर, गवर्नमेंट एक फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है, उसके थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है। कैंडिडेट्स को फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो PSCB बोर्ड होता है, पेट्रोलियम सिलेक्शन बोर्ड होता है, वो उसको सेलेक्ट करके कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट है उसके थ्रू अप्रूव होता है। उसके थ्रू आप रहने वाले कहाँ के? दौसा राजस्थान। दौसा में कोई किला है? जिसे दौसा में दौसा का किला है। किले का नाम क्या है? दौसा का किला है। दौसा में है इसलिए दौसा का किला है, लेकिन किले का अपना कोई नमस्ते सदा वत्सले मातृ जो दौसा है वो कौन सी पहाड़ी के पास से में बसा हुआ है? अरावली। अरावली। तो अरावली में वहाँ माइनिंग वगैरह भी होती है जी सर, माइनिंग। या सर स्टोन का माइनिंग होता है स्टोन कौन से बने हुए हैं? जो बिल्डिंग स्टोन है, सैंड स्टोन हमारा। सैंड स्टोन। और इसके अलावा इसके अलावा सर अरावली के आसपास वहाँ सोप स्टोन भी मिलता है, और इसके अलावा क्वार्टजाइट भी वहाँ मिलता है। तो आपके हिसाब से जो वहाँ स्टोन मिलते हैं वो एक तो मकान बनाने के काम आते हैं और दूसरा क्या काम आता है? जैसे सर सोप स्टोन होता है, उसका पाउडर बनता है, उसका पाउडर कॉस्मेटिक्स में यूज आता है। उसको मिनरल स्टोन बोलेंगे, ठीक है, उसको मिनरल के लिए यूज़ करेंगे या किस लिए यूज़ करेंगे? कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं उसके Cosmetic। पाउडर को। जी सर। और कौन कौन से स्टोन करते हैं? तो सर क्वार्ट्ज मिलता है वहाँ से, मेनली यही निकलता है। डोलामाइट का नाम सुना आपने? जी सर, डोलामाइट। क्या है डोलामाइट? राजस्थान के साथ में एक नाम जोड़ता है राजपूताना। जी सर। तो राजपूताना नाम कब तक भारत में स्टेट के साथ प्रचलन में था? सर राजस्थान के लिए
1956 से पहले तक का करना बोला जाता है। 1950 से सॉरी 1950 तक इसको करना बोला जाता है। उसके बाद में राजस्थान टर्म यूज करना। तो जब नाम आपके हिसाब से 50 में बदला तो एकाएक बदल गया या सरकार ने कोई प्रक्रिया अपनाई? आपको उसका आइडिया नहीं? रियासतों का एकीकरण हुआ उसका आपको जानकारी नहीं है? जी सर, रियासतों का एकीकरण था। सबसे पहले सर मत्स्य संघ बना था। उसके बाद यूनियन ऑफ राजस्थान बना, जिस मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर 4 रियासतें थी। उसके बाद में यूनियन ऑफ राजस्थान बनाया। ईस्ट राजस्थान की जो रियासतें थी उसमें हाड़ौती की और दक्षिण की कुछ रियासतें जुड़ी थी। उसके बाद में सिर्फ मध्य राजस्थान बना था, ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान में जो ईस्ट राजस्थान यूनियन थी उसमें मेवाड़ स्टेट भी जुड़ गया था। इसके अलावा सर 30 मार्च 1949 को जो ग्रेटर राजस्थान बना था वो उसमें जो मतलब उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की रियासतें भी जुड़ गई थी। उसके बाद 5th फेज में मत्स्य संघ और जो ग्रेटर राजस्थान हुआ दोनों को इंटीग्रेशन हुआ। ये एकीकरण का काम राजस्थान में हुआ जी सर। 49 में। जी सर, 48-49। 49 में राजस्थान का कुछ हिस्सा जो राजस्थान प्रदेश में उस समय था वो हमने एमपी को दिया, वो क्यों दिया? सर वो कुछ हिस्सा राजस्थान में एमपी से कुछ लिया था और एक दो जगह राजस्थान ने एमपी से दी थी और 2 जगह एमपी को दी थी। वो सर वहाँ लोकल लोगों की डिमांड्स और कुछ हिस्टोरिकल रीजंस के लिए उसको एक्सचेंज किया। जैसे कोई एक नाम बताओ, कोई एक सर सुनील टप्पा करके नमस्ते सदा वत्सले मातृ इसके अलावा आपका जो शिक्षा है वो राजस्थान में नहीं हुई? जी सर, मेरी कॉलेज शिक्षा हरियाणा की। जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है वो राजस्थान में नहीं हुई। जी सर। तो राजस्थान में नहीं होने से आपको ऐसा नहीं लगता कि आप राजस्थान भूमि से कट गए, आपको राजस्थान का ज्ञान कम है? सर ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मेरा प्रारंभिक मेरी ज़िंदगी के शुरुआती 16-17 साल है वो राजस्थान में रहे थे। उसके अलावा भी जब मैं कॉलेज में था या अभी सर्विस में भी हूँ तो भी मैं जब भी घर आता हूँ तो वापस मैं राजस्थान में ही आता हूँ और राजस्थान में ही मेरे सब रिलेटिव और नॉन पर्सन हैं मोस्टली राजस्थान से, तो मैं राजस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान में आप जब घर पे आते हैं तो आपकी जो भाषा होती है जी सर। वो कौन सी होती है? हिंदी होती है या वहाँ की स्थानीय भाषा? स्थानीय होती है? भाषा होती है और जब आप सूरत चले जाते हो तो हिंदी से। वहाँ गुजराती आपने नहीं सीखी? कुछ हद तक मुझे गुजराती आती है, मैं समझ लेता हूँ, थोड़ा बोल भी लेता हूँ। पर सूरत मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं। राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनमें से पहले नंबर पे कौन सी योजना है जो सबसे ज़्यादा स्वीकार की जाती है? अच्छा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी या भामाशाह है? चिरंजीवी स्वास्थ्य फिर भामाशाह क्या है? चिकित्सा क्षेत्र की है ना जो आप बता रहे हैं? हाँ, चिरंजीवी। हाँ। फिर भामाशाह योजना भी तो चिकित्सा क्षेत्र की है। आपने नाम नहीं सुना भामाशाह का? भामाशाह का नाम तो नहीं, योजना का भामाशाह स्वास्थ्य योजना नहीं सुना आपने नाम? अभी तो इसका पूरा नाम क्या है इसका तो जो आपने नाम बताया? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये तो बीमा की योजना है। स्वास्थ्य कहाँ है इसमें? सर बीमा तो रेवेन्यू कलेक्शन करने का एक पार्ट है, फिर योजना कहाँ होगी? सर इसमें नो कॉस्ट पे बीमा दिया जाता है, विदाउट एनी कॉस्ट। जो राजस्थान स्टेट के रेजिडेंट्स हैं उनको नो कॉस्ट बिना किसी प्राइस के सभी को बीमा दिया जा रहा है। अच्छा, मुझसे लेते कुछ नहीं है? जी सर, कुछ एक उसमें क्राइटेरिया रखा था शुरू में, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट किया गया था और जो लोग उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे थे उनको 850 रुपये पर व्यक्ति प्रीमियम देके वो लोग भी इस योजना में शामिल हो सकते थे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री महोदय ने रिसेंटली वो सभी के लिए फ्री कर दिया है। इन 5 सालों से पहले कौन सी योजना थी? भामाशाह योजना उसी की बात करें। जी, वो पहले थी वो योजना, अभी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। 850 रुपये क्या सभी के लिए है अभी, या 850 को उन्होंने बंद कर दिया?
सर अभी सभी के लिए बंद कर दिया था। सभी के लिए बंद कर दिया? कुछ एक को छोड़ा है, मुझे श्योर नहीं हूँ किस किस के लिए। कंफर्म करना आपको। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र की राजस्थान सरकार ने अपने समय में ये घोषणा करी थी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा जिससे कृषक की आय बढ़ जाए। और राजस्थान सरकार ने एक शिक्षा क्षेत्र के लिए एक योजना प्रारंभ की है, मिड डे मील। मिड डे मील क्या है? मिड डे मील योजना तो काफ़ी पहले से क्या है? मिड डे मील योजना में सर जो भी स्कूली छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, उनको स्कूल में खाना दिया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है। जो खाना दिया जाता है वो विद्यालय में बनता है, फिर उनको परोसा जाता है। जी सर, मोस्टली केस में से होता है। तो बनाता कौन है बोले? सर वहाँ सहायिका लगाई होती है, गांव की कोई गांव से कोई महिला को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो वो राजस्थान सरकार की कर्मचारी होती है। जी सर, वो राजस्थान सरकार की कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होती हैं, वो उसकी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे लेकिन संविदा करनी है, कॉन्ट्रेक्चुअल माने संविदा करनी है, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं सर, वो संविदा करनी है। फिर उनका स्टेटस क्या है? वो वहाँ भोजन बनाने आती है, किस कारण से बनाने आती है? सर वो मानदेय आधारित, उन्हें मानदेय प्रदान किया जाता है। किसी विद्यालय में 200 छात्र हैं, किसी विद्यालय में 300 है, तो मानदेय किस आधार किस आधार पे है? आपने कहा ना मानदेय मिलेगा, तो मानदेय का आधार क्या है? कहीं तो 200 बच्चे हैं, कहीं 300 हैं, कहीं 500 हैं। व्यक्ति की क्षमता तो सीमित है, तो मानदेय कैसे निर्धारित होगा? बहुत से विद्यालयों में पकता ही नहीं है, बना बनाया आता है, उसके पीछे क्या योजना है? सर जयपुर में स्पेशली अक्षय पात्र फाउंडेशन है, उसकी तरफ से वो एक इंटीग्रेटेड किचन है, वहाँ से बना बनाया फूड सप्लाई होता है। मतलब पूरे राजस्थान में सिर्फ जयपुर जिला ही ऐसा है जहाँ अक्षय पात्र जैसी। मुझे सर और जगह का पता नहीं। मेवाड़ में क्या स्थिति है सॉरी। आपको आइडिया डिटेल में पढ़ लेना। फीडबैक दे दो।